हेलो फ्रेंड्स। तो आज की क्लास में हम लोग ट्यूकियम का प्रिंसिपल और उसके बेनिफिट्स के बारे में डिस्कशन करते हैं। अभी तक हम लोगों ने ट्यूकियम का कॉन्सेप्ट और उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को देखा, फिर हमने उसके बिलीफ्स, अजम्पशंस या डॉक्ट्रिन को देखा और उसके एसेंशियल एलिमेंट्स को देखा। अब जितना कुछ भी हमने टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट या संपूर्ण गुणवत्ता प्रबंधन के अंतर्गत समझा है, उसी से उसके सिद्धांत निकल करके आते हैं। तो इसमें कुछ विशेष रूप से जानने की बात नहीं है। जो एलिमेंट्स हमने पढ़े हैं उन्हीं एलिमेंट्स में से ही ट्यूकियम के जो कॉन्सेप्ट, जो हमने एलिमेंट्स में जो कॉन्सेप्ट इस्तेमाल किए, जो वर्ड्स इस्तेमाल किए हैं, उन्हीं से निकला हुआ ही है प्रिंसिपल। तो आज हम लोग पढ़ते हैं प्रिंसिपल ऑफ ट्यूकियम्स के बारे में। तो प्रिंसिपल ऑफ ट्यूकियम्स में अगर जो चीजें हैं, वो पहली चीज है कि कमिटमेंट बाय मैनेजर। अब वहां पर कमिटमेंट की जब बात की थी तो हमने कहा था कि कमिटमेंट सभी की तरफ से होना चाहिए, लेकिन इसमें मेजरली जो है कमिटमेंट बाय मैनेजर, दूसरा है फोकस ऑन कस्टमर। अब वहां पर फोकस की जब बात की थी तो फोकस में सभी पर फोकस करना था, यानी कस्टमर पर भी, ओनर पर भी, एम्प्लॉय पर, लेकिन फोकस कहां पर करना है? मेनली कस्टमर्स पर करना है। तीसरी बात है एम्प्लॉय एम्पावरमेंट। कर्मचारी सशक्तिकरण। कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट। यानी सतत सुधार। और पांचवा है कंट्रोल। तो ये पांच चीजें मुख्य रूप से हैं जो हम ट्यूकियम के सिद्धांतों के अंतर्गत पढ़ते हैं। अब इसमें से हर एक के बारे में आपने चर्चा कर ली है। जब हम नियंत्रण की बात करते हैं तो यहां पर हमने बताया था, तो भाई जो डेली महोदय की पीडीसी है, साइकिल प्लानिंग, डूइंग, चेकिंग, एक्टिंग, जो कल आपने पढ़ी थी, वही चीज है कंट्रोल के अंतर्गत। तो बेसिकली जब हम सिद्धांतों की बात करते हैं तो हमने कल कमिटमेंट्स के बारे में बात की थी, यानी कमिटमेंट, फिर दूसरा कंट्रोल, फिर कॉन्टिन्यूअस इंप्रूवमेंट। तो या इस तरीके से बहुत सारी चीजें जो थी वहां पर है, लेकिन वहां पर 8 चीजें हम लोगों ने बेसिकली डिस्कस की थी, चाहे वो ट्रांसफॉर्मेशनल प्लान रहा हो, या फोकस ऑन मास्टरी लर्निंग रहा हो, या मैनेजमेंट बाय मेजरमेंट रहा हो, वो सारी चीजें। लेकिन जब हम ट्यूकियम्स के बारे में बात करते हैं तो ट्यूकियम्स में ये 5 चीजें हैं। तो कमिटमेंट बाय मैनेजर अर्थात टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट के प्रति सबसे ज्यादा यहाँ पर मैनेजर कह लीजिए या यूं कह लीजिए कि लीडर, तो मुख्य भूमिका उसकी है। फिर दूसरा फोकस ऑन कस्टमर, इसका मतलब है सेटिस्फैक्शन। यहां का मतलब है 100% कस्टमर सेटिस्फैक्शन। कस्टमर सेटिस्फैक्शन। एम्प्लॉय एम्पावरमेंट का मतलब है यहां पर
बेसिकली अगर हम बात करें ट्रेनिंग, रिकॉग्निशन की जो मुख्य बात है, कॉन्टिन्यूअस इंप्रूवमेंट का मतलब है प्रोसेस, स्टैंडर्ड्स, ऑपरेशंस, इन सारी बातों में। और यहाँ पर पीडीसीए साइकिल, तो इसमें कुछ स्पेशल बताने जैसी चीज नहीं है संभवतः, हर एक चीज को आप समझते हैं। यहाँ पर बहुत सारी चीजें, कस्टमर सेटिस्फैक्शन का मतलब सेल आफ्टर सर्विस भी करें हम भाई, कस्टमर्स की नीड को ध्यान में रख करके अपनी सेवाओं को करें। तो विद्यार्थी को सबसे पहले ध्यान रखना, एम्प्लॉय एम्पावरमेंट मतलब अपने कर्मचारियों की उनके प्रशिक्षण के लिए और उनको सैलरी या उनको रिकॉग्नाइज करें अगर उन्होंने बेहतर परफॉर्मेंस दिया है। फिर कॉन्टिन्यूअस इंप्रूवमेंट, हमें निरंतर सुधार करना है और कंट्रोल करना है। कंट्रोल का मतलब ये जो साइकिल होती है, कंट्रोल होता क्या है, ये किस लिए हेल्प करता है, मेंटेन द स्टैंडर्ड्स। ये स्टैंडर्ड्स को मेंटेन कराने में हेल्प करता है। और इसमें विशेष रूप से हम पीडीसीए साइकिल ऑफ डेमिंग महोदय की, जो एडवर्ड डेमिंग्स थे, जिनका योगदान था टीपीएम में बहुत ज्यादा, या जिन्हें क्वालिटी कंट्रोल का हम फादर कहते हैं, तो जो फादर ऑफ क्वालिटी कंट्रोल एडवर्ड डेमिंग महोदय हैं, उनकी जो पीडीसीए साइकिल है, जो कल हम लोगों ने पढ़ी थी, उसके थ्रू हम कंट्रोल करते हैं। और कंट्रोल क्या करता है, मेंटेन द स्टैंडर्ड्स। हमारे ऑर्गेनाइजेशंस में हमारे जो स्टैंडर्ड्स या जो मानक होते हैं उनको बनाए रखने में या उनको मेंटेन करने में हेल्प करता है। तो इसमें बहुत कुछ स्पेशल जानने योग्य नहीं है, ये सारी बातें डिटेल में हम लोगों ने टीपीएम के जब हमने एलिमेंट्स पढ़े थे तो ये सारी बातें उसमें कहीं ना कहीं डिस्कस थी, तो वो चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। तो यहाँ से हमारा जो टीपीएम का जो अंडरस्टैंडिंग पार्ट है वो खत्म होता है। अब हम इसके बेनिफिट्स के बारे में बात करते हैं कि टीपीएम के क्या बेनिफिट्स होते हैं, या टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट के क्या लाभ है। तो एक लास्ट पॉइंट हम इसका देखते हैं, बेनिफिट्स ऑफ टीपीएम। देखिए, जब टीपीएम क्या है, एक इंटीग्रेटेड अप्रोच है, तो टीपीएम के बहुत सारे लाभ मिलते हैं हमको, या बहुत सारे लाभ होते हैं संस्था के अंदर इसके। अब अगर हम उन लाभों को वन बाय वन देख करने की कोशिश करें, तो पहला जो लाभ है वो ये है कि जो भी संस्थान टीपीएम की अवधारणा को लागू करती है, एक्चुअल में एक क्वालिटी कल्चर होता है। किसी भी संस्था के में ज्यादातर बहुत सारी संस्थाएं होती हैं जो केवल उत्पादन के बारे में या क्वांटिटी के बारे में बात करती हैं, क्वालिटी के बारे में कोई बात ही नहीं करता है। बहुत सारी आप शैक्षिक संस्थाएं देखेंगे कि वो भी बात करती हैं कि फीस कितनी बढ़ जाए, या स्टूडेंट्स कितने हो जाए, टीचर्स कितने आ जाए, इंफ्रास्ट्रक्चर कितना स्ट्रांग हो जाए, मजबूत हो जाए। तो वहां पर जो भी बात होती है वो मात्रा के संदर्भ में होती है, गुणवत्ता के संदर्भ में लोगों की जागरूकता ही नहीं बहुत होती है। तो टीपीएम लागू करने का जो सबसे बड़ा फायदा होता है कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक अवेयरनेस इंप्रूव करती है लोगों के बीच क्वालिटी कल्चर, अर्थात टीपीएम जो है किसी भी संस्था के अंदर जो गुणवत्ता संस्कृति है, उस गुणवत्ता संस्कृति के बारे में लोगों में जागरूकता फैलाती है, लोगों को थोड़ा सा जागरूक करती है, लोगों को अवेयर करती है। लोग थोड़ा सा क्वांटिटी को छोड़ करके क्वालिटी के बारे में भी बात करने लगते हैं और क्वालिटी को भी मेंटेन करने की दिशा में प्रयास करना प्रारंभ करते हैं। तो पहला इसका जो लाभ है या एडवांटेज है टीपीएम का, वो ये है, इंक्रीज द अवेयरनेस अबाउट क्वालिटी कल्चर इन ऑर्गेनाइजेशन। या इंस्टीट्यूट में
अवेयरनेस अबाउट क्वालिटी कल्चर्स, जो क्वालिटी कल्चर है या जो एक गुणवत्ता संस्कृति है उसके बारे में लोगों की जागरूकता बढ़ जाती है, लोग उस दिशा में चिंतन करना या सोचना प्रारंभ कर देते हैं। दूसरा, जब हम क्वालिटी टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट करते हैं तो ये क्या करता है, इंक्रीज द लाइफ ऑफ ऑर्गेनाइजेशन या इंस्टीट्यूट विद कॉन्टिन्यूअस प्रॉफिट। टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट का एक लाभ होता है कि ये क्या करता है, लाइफ ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस को बढ़ाता है, यानी संस्था बहुत लंबे समय तक जो है वो चलती रहती है और किसके साथ, एक सतत लाभ के साथ। तीसरी जो इसका लाभ हो सकता है वो ये है, इंक्रीज द competition ability of organization increase the function rate of organization increase the work capacity and creativity of employees छठा, स्पेशल emphasis on teamwork in place of hierarchy, commitments towards continuous improvement, और एक पॉइंट और भी हम यहाँ पर कंसीडर कर सकते हैं, जैसे organization feel from anxiety and feel free from anxiety, and fear of फेल्योरनेस। अब ये 8 जो बिंदु लिखे हैं ये बेनिफिट्स या एडवांटेज के अंतर्गत है, जिसमें से अगर हम चर्चा करें यहाँ पर तो ये क्या करता है, पहली चीज अवेयरनेस अबाउट क्वालिटी कल्चर को बढ़ाता है, की पॉइंट्स हमको ये समझना है। फिर यहाँ पर क्या करता है, ये लाइफ ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को बढ़ाता है। दूसरा, प्रॉफिट को बढ़ाता है। फिर ये कंपटीशन एबिलिटी को बढ़ाता है। फंक्शन रेट का मतलब है जो कार्य की गति है, जो रिड्यूस द साइकिल टाइम, किसी भी काम को संस्था में होने की में जो लगने वाला समय है उसको कम करता है। वर्क कैपेसिटी एंड क्रिएटिविटी ऑफ द एम्प्लॉयज को बढ़ाता है।
टीम वर्क पर ज्यादा ध्यान दिया जाता है इन प्लेस ऑफ हायरार्की, कॉन्टिन्यूअस इंप्रूवमेंट का, और ये चीज फ्री फ्रॉम एंजाइटी एंड फियर ऑफ फेल्योर। संस्था के अंदर एक क्या आता है, कॉन्फिडेंस आ जाता है। इसको हम कह सकते हैं कि इंक्रीज कॉन्फिडेंस, अर्थात संस्था में हमेशा परिस्थितियां एक जैसी नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल कि अभी लॉकडाउन की वजह से बहुत सारी संस्थाएं हैं तो जिनके अंदर जो क्वालिटी मेंटेन किए हुए हैं या जो ब्रांड हैं या जिनकी एक प्रॉपर गुडविल है, तो वो बहुत ज्यादा परेशान नहीं है कि इस लॉकडाउन में हमारा बिजनेस बंद रहा तो हमें बहुत ज्यादा नुकसान हुआ। डेफिनेटली उनको नुकसान हुआ है, लेकिन वो एंजाइटी नहीं फील कर रहे या उनको असफलता का भय नहीं है। उनको लगता है या उनको ये कॉन्फिडेंस है कि जब भी चीजें नॉर्मल होंगी, हमारा जो बिजनेस है या हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है या जो हमारा इंस्टीट्यूट है वो फिर से उसी तरीके से चलेगा। तो जैसी परिस्थितियां सामान्य होंगे, हमारा संगठन या हमारी संस्था भी सामान्य स्तर पर आ जाएगी, अगर आपकी संस्था ने गुणवत्ता को बरकरार रखा है या उसने गुणवत्ता को मेंटेन कर रखा है। तो ट्यूबियम का बहुत लाभ होता है। और आजकल जो एक कॉर्पोरेट सेक्टर की बात करते हैं, कॉर्पोरेट सेक्टर में जो ब्रांडिंग होती है किसी भी सर्विस की या किसी भी प्रोडक्ट की, तो वो प्रोडक्ट की जो सर्विस है या उसका जो परफॉर्मेंस है वो बहुत हद तक उसकी क्वालिटी पर डिपेंड करता है। और इस क्वालिटी को मेंटेन कैसे किया जाए, इसके लिए हमें एक फिलोसॉफिकल अप्रोच ट्यूकियम का अपनाना पड़ेगा। और ट्यूकियम केवल किसी एक खास समय सुधार की या परिवर्तन की बात नहीं करती, बल्कि ये लगातार सुधार की बात करती है। और सुधार सभी स्तरों पर, संतुष्टि सभी स्तरों पर, बाकी चीजें बहुत सारी हैं इसके अंतर्गत जो कही जा सकती हैं और समझी जा सकती हैं। लेकिन हमें इस ट्यूकियम को समझना जो है कि हम ट्यूकियम है क्या, संभवतः जब हमने इसके कॉन्सेप्ट को पढ़ा और इसके एलिमेंट्स को, इसके प्रिंसिपल को, इसके बिलीफ्स, अजम्पशंस को और फिर अब इसके बेनिफिट्स को जब हमने देखा, तो अब हमारे पास एक थॉट क्रिएट है टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट के रेफरेंस में। तो यहां से ये टॉपिक कंप्लीट होता है। इसके बाद हम चर्चा करेंगे सिक्स सिग्मा की। अब सिक्स सिग्मा क्या है, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और बहुत ही एक एजुकेशन की फील्ड में बहुत कंटेम्परेरी टॉपिक है, तो इसकी चर्चा हम करेंगे। लेकिन उस सिक्स सिग्मा को समझने से पहले हम एक और कॉन्सेप्ट को डिस्कस करते हैं जिसे हम क्वालिटी के रेफरेंस में बहुत आयत अपनी डे टू लाइफ में भी देखते हैं, सुनते हैं, पढ़ते हैं, और वो कॉन्सेप्ट है ISO। तो जरा हम ISO सर्टिफिकेट्स के बारे में बात करते हैं, या ISO सर्टिफिकेशंस क्या होता है, जरा इसकी चर्चा हम लोग करते हैं। तो ISO का मतलब क्या है? ये एक संक्षिप्त रूप है। ISO का फुल फॉर्म है द इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन, या इसी को हम कहते हैं इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन, और हिंदी में कहते हैं इसको अंतरराष्ट्रीय मानकीकरण संगठन।
ISO आपने बहुत सारे संस्थानों के बारे में बात की होगा। ISO 9001 2008 सर्टिफाइड संस्थान, बहुत सारी कोचिंग्स के बारे में आपने बात की होगी, बहुत सारे शॉप्स आपने देखी होंगी, या बहुत सारे कंपनीज आपने देखी होंगी, और वो अपनी मार्केटिंग में इस टर्म को यूज करते हैं ISO 2000 प्रमाणित ये हो, ठीक है। तो जब हम ये शब्द सुनते हैं अपने दैनिक जीवन में, तो हमें बिल्कुल भी समझ में नहीं आता कि एक्चुअल में ये क्या बता रहे हैं, और ये किस चीज के बारे में बात की जा रही है, और ये किस चीज का इंडिकेशन होता है। अंतरराष्ट्रीय मानकीकरण संगठन है क्या, और इसका काम क्या होता है, और वो जो हमको संस्थानों में ये सारी चीजें देखने को मिलते हैं, इनका परिप्रेक्ष्य क्या होता है, वो किस परिप्रेक्ष्य में वो बातें की जाती हैं, और इसका लाभ क्या होता है ISO सर्टिफिकेशन कराने का। तो थोड़ी सी हम चर्चा करते हैं ISO के बारे में। पहली बात, इसकी जो स्थापना हुई है, पहली चीज तो ये समझ लीजिए ये क्या है। ये है क्या, ISO इज अ autonomous non-governmental international organization। ठीक है, तो ये क्या है, एक स्वायत्त गैर सरकारी अंतरराष्ट्रीय संस्थान है। पहली चीज, इसकी जो स्थापना हुई है, फाउंडेड इन फैब या फाउंडेड इन 23rd Feb 1947। जो स्थापना हुई है 23 फरवरी 1947 को। हेड ऑफिस है वो है जेनेवा, स्विट्जरलैंड। और इसके मेंबर हैं 164 कंट्रीज। ये मुख्य बातें हैं, तो इसके बारे में समझ लीजिए। ISO क्या है, ISO का फुल फॉर्म भी आपको ध्यान रखना। ISO का मतलब है कि द इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन, या इसको फिर हम इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन या अंतरराष्ट्रीय मानकीकरण संगठन भी कहते हैं। और ये है क्या, एक स्वायत्त गैर सरकारी अंतरराष्ट्रीय संस्था है, जिसकी स्थापना द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 23 फरवरी 1947 को हुई, जिसका मुख्यालय जेनेवा, स्विट्जरलैंड में है। और इस संस्था में के 164 सदस्य देश हैं। अब इसका काम क्या होता है, एक चीज और यहाँ पर ध्यान रख लीजिए कि इसकी जो लैंग्वेज है, ऑफिशियल लैंग्वेज है, तो ध्यान रखें कि इसकी ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश, फ्रेंच एंड रशियन है। ये 3 भाषाएं इसकी आधिकारिक भाषाएं हैं। अब यहाँ पर अभी तक इसके बारे में, इसके फंक्शंस के बारे में हमको पता नहीं चला कि एक्चुअल में इसका काम क्या है, और ये का जो जब हम इसको किसी संस्था के साथ हम देखते हैं तो उसका मतलब क्या होता है।
तो अभी तक हम लोगों ने आईएसओ के बारे में समझा कि आईएसओ क्या है। एक अंतरराष्ट्रीय स्तर का एक स्वायत्त गैर सरकारी संस्थान या संस्था है, जिसका गठन 23 फरवरी 1947 अर्थात द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, अर्थात जब WTO या वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशंस की, या यूं कह लीजिए कि यूएनओ की या संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई, तो उसी के साथ ही गुणवत्ता मानकों को लेकर के भी एक अंतरराष्ट्रीय संस्था जो है वो अस्तित्व में आई। तो उसी के परिप्रेक्ष्य में, उसी की पृष्ठभूमि में ये संगठन या इस संस्था का उदय हुआ था। अब इस संस्था का जो कार्य है वो क्या है, जरा हम उसके बारे में बात करते हैं। अगर हम इस संस्था के बारे में बात करें, इसके जो फंक्शन है वो क्या है, हम बहुत सारे फंक्शंस में से नहीं, केवल 2 मेजर फंक्शंस के बारे में बात करेंगे। टू मेक, पहली चीज, टू मेक स्टैंडर्ड्स एंड guidelines for variety of business or services। तो बहुत तरह के व्यापारों या सेवाओं के बारे में मानकों का निर्माण करना एवं उनकी गाइडलाइंस को तय करना। दूसरा जो काम है इसका, propose and publish technical reports। तो 2 ही इसके काम हैं। पहली चीज तो विभिन्न प्रकार के व्यापारों या सेवाओं के लिए मानकों का और गाइडलाइंस का या दिशा निर्देशों का निर्माण करना, और दूसरा फिर उन व्यापारों या से संबंधित तमाम तरह की टेक्निकल रिपोर्ट्स को बनाना और उनको पब्लिश करना। यही इसके काम है। अब बात आती है कि वो जो हम आईएसओ सर्टिफाइड कोचिंग की बात कर रहे हैं, आईएसओ सर्टिफाइड किसी इंस्टीट्यूट या ऑर्गेनाइजेशंस की बात कर रहे हैं, या किसी फर्म की बात कर रहे हैं, तो उसका मतलब क्या होता है? एक्चुअल में उसका मतलब यही है कि वो जो रिपोर्ट्स पब्लिश करती है, एक्चुअल में वो टाइप्स ऑफ रिपोर्ट्स होती हैं। आईएसओ जो है, चूंकि वैरायटी ऑफ बिजनेस के लिए वो स्टैंडर्ड्स और गाइडलाइंस को बनाती है, और बहुत सारे बिजनेस हैं, जैसे हम कहें कि क्वालिटी मैनेजमेंट्स के लिए या रिस्क मैनेजमेंट के लिए, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मैनेजमेंट, तो बहुत तरह की जो है वो कैटेगरीज होती हैं, और बहुत तरह की कैटेगरीज के लिए जो आईएसओ है वो बहुत तरह के जो है वो प्रयास करती है, बहुत तरह के काम करती है। तो यहाँ पर हम लोग अब समझते हैं कि आईएसओ की कितने तरह की रिपोर्ट्स होती है। यहाँ पर तो हम यहाँ पर टाइप्स ऑफ रिपोर्ट्स की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर टाइप्स ऑफ रिपोर्ट्स हमने कहा ना कि आईएसओ जो है तमाम तरह की जो रिपोर्ट्स होती हैं या जो प्रतिवेदन होता है उनका प्रकाशन करता है। उन प्रकाशित रिपोर्टों में होता क्या है, एक गाइडलाइन होती है कि किस संस्था में, किस श्रेणी की संस्था में किस प्रकार से हम गुणवत्ता को बरकरार रखें या मेंटेन करें, और ये अपने रिसर्च और शोध से, और किस संस्था में मिनिमम क्या होना चाहिए, और अगर कोई संस्था है उस गुणवत्ता को मेंटेन कर रहा है तो फिर उसको एक इंटरनेशनल आइडेंटिफिकेशन देना, एक उसको अंतरराष्ट्रीय पहचान देना। क्योंकि आईएसओ जब हम
सर्टिफिकेशन करते हैं या कोई भी संस्था ISO सर्टिफाइड हो जाती है तो उसकी क्या होती है, एक इंटरनेशनल रिलायबिलिटी क्रिएट होती है, क्योंकि इसका मतलब है कि वो संस्था में जो गुणवत्ता है वो अंतरराष्ट्रीय स्तर की गुणवत्ता को उसने प्राप्त कर लिया है या अचीव कर लिया है। तो यहाँ पर इस चीज को समझने के लिए हमें तमाम तरह की जो टाइप्स है उनको समझना पड़ेगा। अब टाइप्स का मतलब है यहाँ पर कि कई तरह के टाइप्स होते हैं। अगर यहाँ पर हम बात करें कि जो टाइप्स की बात की जाए यहाँ पर, तो सबसे पहला जैसे ISO 9001 आपने एक पढ़ा होगा, फिर दूसरा है ISO 31000, ISO 27 भी है यहाँ पर, और ISO यहाँ पर एक चीज और भी होती है यहाँ पर। ये तमाम तरह की रिपोर्ट्स हैं जो हमको यहाँ पर बताती हैं कि क्या कैसे करना है या किस श्रेणी में किस तरह की जो संस्था है उसको ये जारी किया जाता है। अब जैसे मान लीजिए ISO 9001 है, तो ये क्या है, क्वालिटी मैनेजमेंट के लिए। ये जो है हमारी रिस्क मैनेजमेंट के लिए है। ये इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मैनेजमेंट के लिए है, और 2600 जो है वो है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए। अब देखिए, जब भी आप किसी शैक्षिक संस्था के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पर ये ISO 9001 की बात आपने की, क्योंकि ये क्या है, ये क्वालिटी मैनेजमेंट के बारे में बात करता है। क्वालिटी मैनेजमेंट का मतलब है यहाँ पर कि ये कस्टमर सेटिस्फैक्शन की बात करता है। ये कस्टमर सेटिस्फैक्शन के बारे में बात करता है। अब ऐसा नहीं कि केवल इतनी ही इसकी श्रेणियां हैं, इसकी बहुत सारी और भी श्रेणियां हैं, लेकिन हम यहाँ पर केवल एक उदाहरण के लिए, चूंकि हमको यहाँ पर ISO 9001 ही ज्यादा हमको सुनने में देखने को मिलता है अपनी फील्ड में, इसलिए केवल हम चर्चा इसकी करेंगे। तो क्वालिटी मैनेजमेंट अर्थात कस्टमर सेटिस्फैक्शन पर बेस्ड इनकी रिपोर्ट्स होती है या सर्टिफिकेशन होता है। अब यहां पर जब आपने इसको देखा होगा तो आपने ISO जो 9001 है इसको ऐसे देखा होगा आपने, ISO 9001 1994, ISO 9001 2003, ISO 9001 2008, ISO 9001 2015। इस तरह के, यानी ये इसके क्या हैं, एक तरीके से वॉल्यूम कह लीजिए आप, टाइप्स ना कह करके, ये क्या है, इसके वॉल्यूम्स है। यानी 1994 में ये रिपोर्ट्स आई, ये तो ये एक तरीके से क्या चीज होता है, एक कैटेगरी है और ईयर ऑफ पब्लिश को बताता है। अब मान लीजिए जैसे कि 9000 ISO 31000 थी, अब वो रिस्क मैनेजमेंट की है, तो वो किस किस समय में आई, बहुत अलग अलग समय पर अलग अलग वो रिपोर्ट्स आती रही हैं। तो उसका मतलब ये होता है, तो जब अब टाइम टू टाइम क्या होता है, वो उसने अपने स्टैंडर्ड्स में परिवर्तन किए हैं। तो अगर कोई संस्थान है
कोई क्वालिटी मैनेजमेंट की बात कर रहा, तो क्वालिटी मैनेजमेंट में आपने इसीलिए ज्यादातर आपको ISO 9001, ISO 9000, यहाँ पे बहुत सारे वॉल्यूम है, ISO 9001 2000 भी है, ठीक है। 2000 लेटेस्ट जो है वो 15 में आया है, और भी इसके वॉल्यूम आए हुए हैं, केवल इतने ही वॉल्यूम नहीं, इस बात को ध्यान में आपको रखना है। तो खैर यहाँ पर हमारा जो मोटो था वो केवल ये समझाना था कि ये जो जब ये शब्द हमको सुनाई पड़ते हैं तो इन सुनाई शब्दों का मतलब क्या है कि अगर किसी संस्था को ये सर्टिफिकेट दिया जाता है ISO के द्वारा, तो ध्यान रखें कि ISO स्वयं आकर के ये सर्टिफिकेट्स नहीं देता है, आप संस्था को ये सर्टिफिकेट लेने के लिए अप्लाई करना पड़ता है। और हर देश में, भारत देश का सदस्य है तो भारत में भी इसका ऑफिस है नई दिल्ली में, तो आप ऑनलाइन यहाँ पर इनकी वेबसाइट्स पर जाकर अप्लाई करते हैं और फिर उनके जो नॉर्म्स होते हैं वो नॉर्म्स को फुलफिल करते हैं। उनकी टीम आती है, इंस्पेक्शंस करती है और एक लंबे समय का डेटा लेती है, फिर सर्वे करती है, उसके आधार पर ये फिर आपको जो है वो सर्टिफिकेशन करती है एक निश्चित समय के लिए। एक बार अगर आपका ISO सर्टिफिकेशन होता है तो वो 3 साल के लिए वैलिड हो जाता है। तो ISO सर्टिफाइड क्या होता है, ISO का मतलब आपने समझा, ISO है क्या, इसका काम क्या है, और फिर ये जो संस्थाओं में गुणवत्ता के संदर्भ में, तो ध्यान रखें कि इसका जो संबंध है वो है क्वालिटी स्टैंडर्ड्स और गाइडलाइंस को बनाना और फिर संस्थाओं को सर्टिफिकेशन करना, कि संस्थाओं को मान्यता देना कि भाई ये संस्था इस संदर्भ, इस गुणवत्ता के संदर्भ में इस मानक को फुलफिल कर रही है। क्लियर यहाँ पर? तो अब इसके लाभ की बात कर लेते हैं कि अगर हमने अपनी संस्था का ISO सर्टिफिकेशन करवाया या हमारी संस्था ISO सर्टिफाइड है, तो फिर हमारी संस्था को क्या लाभ होगा। तो बेनिफिट्स के बारे में बात कर लें। अगर यहाँ पर बेनिफिट्स ऑफ पहली चीज तो इंटरनेशनल, हमने कहा ना कि आपकी रिलायबिलिटी मेंटेन होगी। एक अंतरराष्ट्रीय आपकी विश्वसनीयता बनेगी। दूसरा, सिंबल ऑफ एक्सीलेंस है, श्रेष्ठता का सूचक है। तीसरा, मार्केटेबिलिटी, या हमें एडवर्टीजमेंट करने में हमको आसानी होती है। चौथा की बात करें यहां पर तो सिंबल ऑफ एक्सीलेंस, कस्टमर सेटिस्फैक्शन मिलता है इससे, और गुडविल, जिसे हम ख्याति कहते हैं, ये मेंटेन होती है। और एक और चीज है, गवर्नमेंट टेंडर। अगर हमें ठेका लेना है या कोई गवर्नमेंट टेंडर लेना है तो उसमें ISO सर्टिफिकेशंस की हमको जरूरत होती है। जब तक अगर हमारी संस्था या हमारी फर्म ISO सर्टिफाइड नहीं होती, तब तक गवर्नमेंट और किसी भी संस्था को कोई भी ठेका या कोई भी टेंडर अप्रूव्ड नहीं करती है। तो ये इसका लाभ क्या है कि हमारी संस्था जो है वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर की ख्याति प्राप्त, यानी अंतर्राष्ट्रीय स्तर की गुणवत्ता को फुलफिल करने वाली संस्था के रूप में प्रमाणित या प्रतिस्थापित हो जाती है। हमारी संस्था की क्या है, वो एक ISO सर्टिफाइड जो संस्थाएं होती हैं वो सिंबल ऑफ एक्सीलेंस या श्रेष्ठता का सूचक होती हैं। कस्टमर सेटिस्फैक्शन बना रहता है, कस्टमर अट्रैक्ट होता है हमारी संस्था में, यानी वो हमारी संस्था पर ट्रस्ट करता है। कस्टमर सेटिस्फैक्शन का मतलब
ट्रस्ट एक तरीके से होता है यहाँ पर। मार्केटेबिलिटी यानी हमको अपनी संस्था जो कि गुडविल वो अंतरराष्ट्रीय स्तर का सूचक होता है, तो हमें मार्केटिंग करने में भी आसानी होती है और हमारी संस्था पर लोग जो है वो आंख बंद करके विश्वास करने लगते हैं या मान लेते हैं कि संस्था में अच्छी होगी। गुडविल है, संस्था की ख्याति बढ़ती है। गवर्नमेंट टेंडर्स, इसको अभी हाल कुछ समय पहले सरकार ने इस बात को जोड़ा है अपने उसमें कि अगर किसी सरकारी ठेका लेना है या कोई गवर्नमेंट टेंडर हमको प्राप्त करना है तो वही व्यक्ति उस टेंडर में बिड या निविदा आमंत्रित कर डाल सकता है जिस व्यक्ति की संस्था या जो संस्था ISO सर्टिफाइड होगी। तो बहुत गुणवत्ता के संदर्भ में ISO का एक बहुत बड़ा एक सिंबल है, या कह लीजिए कि एक्सीलेंस ऑफ क्वालिटी का या क्वालिटी एक्सीलेंस का एक इंटरनेशनल मानक है। और ये ISO क्या है, कब बना, कैसे करता है काम, क्या काम करता है, ये भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं क्वालिटी के रेफरेंस में। आजकल बहुत सारी यूनिवर्सिटीज में जब हम क्वालिटी की बात कर रहे हैं तो वहाँ पर NAAC इंस्पेक्शंस या NAAC करती है या NBA करता है। तो उसी तरीके से बहुत सारी जो नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस या गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो ISO सर्टिफिकेशन करती हैं जब इंटरनेशनल लेवल की रैंकिंग हमको करानी होती है या इंटरनेशनल लेवल पर अपने संस्था की कोई रेपुटेशंस बनानी होती है। तो अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाने के लिए हम ISO सर्टिफिकेशंस के लिए अप्लाई करते हैं या हम अपनी संस्था को ISO सर्टिफाइड करने की कोशिश करते हैं। इसकी प्रक्रिया को जानना उतना महत्वपूर्ण नहीं, हमने इसके बारे में केवल उतना ही जाना जितना कि हमसे एक एग्जाम में पूछा जा सकता है सामान्यतः ISO के संदर्भ में। तो ISO है क्या? ISO एक सिंबल ऑफ एक्सीलेंस या सिंबल ऑफ क्वालिटी का एक क्वालिटी एक्सीलेंस का एक सिंबल है और ये केवल नेशनल लेवल का नहीं है बल्कि ये इंटरनेशनल लेवल का है। और ये समय समय पर अपनी रिपोर्ट्स पब्लिश करता है, समय समय पर अपनी शोध के द्वारा स्टैंडर्ड्स को या क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को मेंटेन करने के लिए या प्राप्त करने के लिए अपने सजेशंस देता है, गाइडलाइंस देता है, और जो संस्था उस गाइडलाइन को फॉलो करती है फिर ये उसे सर्टिफाइड करता है एक लिमिटेड पीरियड के लिए। और एक बार जो सर्टिफिकेट जारी होता है वो ध्यान रखें कि मैक्सिमम 3 इयर्स के लिए ही वैलिड होता है, लाइफ टाइम के लिए नहीं होता है। तो बहुत कुछ है इसमें, लेकिन हमने केवल उतनी चर्चा की है जो हमारे परीक्षाओं के लिए या हमारे लिए दैनिक जीवन में महत्वपूर्ण है इस संप्रत्यय को जानने के संदर्भ में। तो आज की क्लास में हम लोगों ने टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट के प्रिंसिपल को पढ़ा और फिर उसके 2QM के बेनिफिट्स को जाना। उसके पश्चात हम लोगों ने ISO सिस्टम क्या होता है या ISO सर्टिफिकेशन क्या होता है या ISO सर्टिफिकेट क्या होता है इसके बारे में जाना। और विशेष रूप से जो एजुकेशन फील्ड में जो हम ISO 9001 और उसके तमाम वॉल्यूम्स की चर्चा करते हैं या तमाम वॉल्यूम्स हम सुनते और देखते हैं उनके मंतव्य को समझा। तो जब भी उसके 2 फ्रेम होते हैं, पहला फ्रेम जो होता है वो कैटेगरी ऑफ रिपोर्ट्स होता है और दूसरा जो फ्रेम होता है वो ईयर ऑफ पब्लिशिंग होता है। इसीलिए 9001 के कभी आप 9001 2000 देखते हैं, कभी 9001 2003 देखते हैं, कभी 9001 2015 देखते हैं। तो ये केवल और केवल समय समय पर ISO द्वारा 9001 कैटेगरी में समय समय पर पब्लिश किए गए रिपोर्ट्स के वॉल्यूम हैं और उनमें धीरे धीरे एडवांसमेंट होता रहता है, चेंजमेंट्स होता रहता है। तो गाइस आज की क्लास में इतना ही रखते हैं। अगली क्लास पे हम लोग 6 सिग्मा के बारे में डिस्कस करेंगे। ध्यान रखिएगा कि 6 सिग्मा एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है इन क्वालिटी मैनेजमेंट। तो आज के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, फिर मिलते हैं। थैंक यू सो मच।